कराची में एक साल से जारी टारगेटेड ऑपरेशन के बावजूद भी शहर में जराइम का जोर नहीं टूट रहा। शहरी अब भी परेशान हैं। 2 साल गुजर गए। सानह बल्दिया के सैकड़ों मुतासरीन आज भी इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। तहजीब से आ रही बयानात का सिलसिला थम नहीं रहा। क्या सियासी कायदीन को सोचने की जरूरत नहीं? दुनिया में इंतहा पसंदी की नई लहर है। पाकिस्तान इंतहा पसंद तंजीमों का नया अड्डा बन सकता है। सूरत हाल तशवीशनाक है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और पाकिस्तान के बेहतरीन तज्जियाकारों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज जियो न्यूज के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा और मैं हूं सना मिर्जा। बात करेंगे मुल्की सूरत हाल की। मुल्की सूरत हाल और मुल्की माहौल इस वक्त हमें अफरा तफरी का शिकार नजर आता है। एक जानिब 2 जमातें इस्लामाबाद में धरना दिए हुए हैं और दूसरी जानिब सैलाब है जो कि एक सूबे को तो मुतासर कर चुका है, डुबो चुका है, लेकिन अब वो दूसरे सूबे की जानिब भी बढ़ रहा है। इस पूरी सूरत हाल में हमें कराची शहर खून आलूद नजर आता है। जी हां, अगर सिर्फ दिसंबर 2013 जब से टारगेटेड ऑपरेशन कराची शहर में शुरू किया गया था उसकी बात करें, उसके बावजूद भी हलाकतों का सिलसिला, डकैती और राजधानी की वारदातों का सिलसिला नहीं थम सका है। आपको बताएं कि सिर्फ इस माह के जो शुरुआती 11 दिन हैं उसमें अब तक 42 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अगर सिर्फ 24 घंटों की बात करें, कल के दिन की बात करें, तो उसमें अब तक 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि आज सुबह से अब तक भी 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और आज एक और अफसोसनाक वाक़या जो कि डकैती का पेश आया था। 40 लाख रुपए की डकैती आज कराची शहर में पड़ी है और इसके अलावा पुलिस के ऊपर दस्ती बम भी फेंका गया है। इस पूरी सूरत हाल में हमें कानून नाफिज करने वाले इदारे तो एक्टिव नजर नहीं आते हैं, लेकिन इसका नजला आवाम के ऊपर गिरता है और इस तरह से कि जो डबल सवारी पर पाबंदी है मसूद वो आयद कर दी जाती है 10 दिन के लिए। आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं लेकिन मसाइल हल नहीं होते। जी सना, टारगेटेड ऑपरेशन जो है उसके जो समरात हैं वो हमारे सामने उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह से आने चाहिए थे। वजह क्या हो सकती है? वजह यही हो सकती है कि जो इंतजामिया है, जो हुकूमत है, उसकी तवज्जो इन मामलात पर शायद है नहीं। अगर तवज्जो है और वो इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि कैपेबिलिटी नहीं है। वज़ीर आला कायम अली शाह साहब आज के लिए कोशिशें कर रहे हैं कि मुमकिना सैलाब की तबाहकारियाँ जो सिंध में हो सकती हैं उनको किस तरह से बचाया जाए। उसके लिए उन्होंने एक बड़ी मीटिंग भी की थी। उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि मुमकिना तौर पर जो इलाके सैलाब की नज़र हो सकते हैं वहाँ से लोगों को निकाला जाए। 26 लाख लोगों को निकालने का टारगेट रखा गया। अगले ही दिन कहते हैं कि जिन इलाकों से लोगों को निकालना है वो लोग तो ऐसे हैं कि जब तक पानी को देख नहीं लेते अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। वज़ीर आला साहब इंतज़ामिया को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। उनको कहते हैं कि अगर मुझसे पूछा जाएगा तो तुमसे ही पूछा जाएगा। सवाल यह है कि सिस्टम कहाँ है? अगर सिस्टम मौजूद होता तो वज़ीर आला को निकलना ना पड़ता, बल्कि न सिर्फ वज़ीर आला को बल्कि किसी भी इस स्टेशन के रहनुमा को निकलकर इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना पड़ता। जब वहाँ पर सिस्टम मौजूद नहीं है तो सिस्टम यहाँ पर भी मौजूद नहीं है। टारगेटेड ऑपरेशन होता है, इसमें सियासी वाबस्तगियाँ भी आ जाती हैं, मुख्तलिफ मसाइल आ जाते हैं और फिर नुकसान आवाम का ही होता है। लेकिन आज जो वाक़या पेश आया वो जरूर हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। आज शहीद मिलत रोड पर वाक़ निजी बैंक में डकैती की गई है और मुल्ज़िमान 40 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इस साल की अगर बात करें तो ये इस साल की 16वीं बैंक डकैती है। 5 मुल्ज़िमान हमने देखे जो सुबह 9:30 बजे के करीब एक बैंक के अंदर घुसे, आराम से उन्होंने वारदात की और उसके बाद बैंक के बाहर जो तैनात सिक्योरिटी गार्ड था उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उससे असलहा भी छीन लिया और वहां से फरार भी हो गए। 16वीं डकैती तो जरूर थी ये इस साल की, लेकिन 2014 की अगर हम चंद बड़ी डकैतियों का जिक्र करें तो ये आपको बताएं कि 29 जनवरी को कराची में करीमाबाद में वाक़ एक निजी बैंक में डकैती की गई थी और उसमें 28,30,000 रुपए लूट लिए गए थे। इसके बाद 24 फरवरी को औरंगी टाउन में वाक़ एक निजी बैंक में डकैती की गई थी और उसमें 44 लाख रुपए लूट लिए गए थे। 7 मार्च को पापोश नगर में एक निजी बैंक में डकैती की गई थी और मुल्ज़िमान 35 लाख रुपए लूट कर बाआसानी फरार हो गए थे। 7 मार्च को शारा पाकिस्तान पर निजी बैंक में 4 मुल्ज़िमान दाखिल हुए थे और 30 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। 20 मार्च को फेडरल बी एरिया में एक निजी बैंक में डकैती की गई थी, 80 लाख रुपए लूट कर मुल्ज़िमान फरार हो गए थे। और उसके बाद 28 मार्च को हमने एक और बड़ी डकैती देखी थी जब कराची में टीपू सुल्तान रोड पर वाक़ कौमी बचत बैंक मरकज से बाआसानी डाकू 51 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए थे। और फिर 11 सितंबर को शहीद मिलत रोड पर वाक़ निजी बैंक में डकैती में मुल्ज़िमान 40 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। तो मसूद, एक जानिब बैंक डकैतियां हो रही हैं, एक जानिब इसकी तरह की वारदातें हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है, उलमाए कराम को मारा जा रहा है बेदर्दी के साथ।
आम शहरी भी इसमें बच नहीं पा रहे हैं। और देखें कल जो पाबंदी लगाई गई मोटरसाइकिल की सवारी पर, उसका क्या नतीजा निकला? क्या आज टारगेट किलिंग्स नहीं हो रही? आज भी टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। अगर देखें तो 2 दर्जन से जायद टारगेट किलिंग्स हो चुकी हैं गुज़िश्ता रोज़ से जो जारी ये सिलसिला है उसमें। सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ से मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त तक। किस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे तलहा हाशमी। तलहा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ से अब तक तकरीबन 1 दर्जन से जायद लोग को कत्ल किया जा चुका है। क्या लगता है इन वारदातों के मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? मसूद, जो गुज़िश्ता रोज़ से फायरिंग में एक जो सिचुएशन थी कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो फ्लेयर अप हुई है। और फिर उसके बाद जो गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग के वाक़यात पेश आए थे, मौलाना मसूद बेग को कत्ल किया गया था, टारगेट करके कत्ल किया गया। उसके बाद MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के कोऑर्डिनेटर सलमान काज़मी को कत्ल किया गया। ये फेडरल एरिया में हुआ। उसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते एक वाक़या पेश आया था जब अल्लामा अब्बास कुमैली के साहबजादे अली अकबर कुमैली को कत्ल किया गया था। तो सिचुएशन फ्लेयर अप हो रही है। कराची में जो फायरिंग के वाक़यात हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। गुज़िश्ता रोज़ भी 10 अफराद को कत्ल किया गया था, आज भी 5 से 6 अफराद। अब से कुछ देर पहले एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनको कोरंगी डेढ़ में फायरिंग करके कत्ल किया गया है। इसके अलावा औरंगी टाउन में आज फायरिंग के 2 वाक़यात पेश आए, उसमें 2 अफराद हलाक हुए। इसके अलावा शहर के दीगर इलाकों में फायरिंग के वाक़यात पेश आए। लियारी का जो इलाका है स्लॉटर हाउस है, वहाँ से एक नौजवान की लाश मिली थी जिसकी शिनाख्त पाक फ़ौज के जवान पाक फ़ौज का जवान था जिसको कत्ल किया गया और फिर उसके बाद उसकी लाश फेंक दी गई। तो कराची में जो फायरिंग के वाक़यात हैं, टारगेट किलिंग है, रैंडम फायरिंग है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। गो कि अगर हम जो फिगर्स हैं, अगर हम फिगर्स देखें तो फिगर्स में हमें नज़र आता है कि गुज़िश्ता साल जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था उससे कबल जो थे, अगर जनवरी 2013 की बात की जाए उसमें 276 थे, फरवरी में 261 अफराद को कत्ल किया गया, मई में 318 अफराद को कत्ल किया गया। उसके बाद जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था तो ये 150 के करीब अफराद जो है वो फिर भी मारे जा रहे थे, कत्ल किए जा रहे थे। ये 150 की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही थी कि कुछ काम हो रहा है। अब ऐसा लगता है कि तमाम इदारे हाथ पैर छोड़ के बैठ गए हैं। ना हमें पुलिस की कहीं पर कोई कार्रवाई नज़र आती है, ना हमें रेंजर्स एज सच वो प्रोएक्टिवनेस नज़र नहीं आती, ना पुलिस की ना रेंजर्स की। कहीं पर भी टारगेट किलिंग भी हो रही है, धमाके भी हो रहे हैं। आज सुबह भी नॉर्थ आज़ाबाद में पुलिस मोबाइल के करीब क्रैकर मारा गया। गो कि खुशकिस्मती से उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। बैंक डकैतियाँ हो रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कराची पुलिस और जो रेंजर्स है वो अपने जो इसका प्रीवियस पैटर्न था उस पर जा रही है। जो प्रोएक्टिवनेस थी वो प्रोएक्टिवनेस नज़र नहीं आ रही और ऐसा लग रहा है कि कराची शहर में जो मुल्ज़मान हैं उनको एक बार फिर खुली छूट दे दी गई है। अच्छा तलहा, आज हम टारगेटेड ऑपरेशन तो चल, कुछ गिरफ्तारियां भी देख रहे हैं। कुछ मालूम हो सका है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका ताल्लुक किस ग्रुप से है? सना, ये 2 कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसमें से एक कार्रवाई सुरजानी टाउन में की गई थी जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की और एक सर्च ऑपरेशन किया सुरजानी टाउन खुदा की बस्ती में। ये 3 से 4 घंटे तवील ऑपरेशन था। वहाँ से 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा रेंजर से भी कुछ गिरफ्तारियाँ करने का दावा किया है। इनकी शनाख्त के बारे में, इनकी वाबस्तगियों के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया। बस ये बताया गया है कि शक की बुनियाद पे इन्हें हिरासत में लिया गया है और ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि इनका ताल्लुक जो मौजूदा कत्ल गारतगरी की लहर है उनसे हो सकता है और हो सकता है कि उसमें निकले। ये तफ्तीश के बाद सामने आएगा। ताहम जो इसमें देखने वाली चीज़ है वो ये है कि अमूमन जब भी टारगेट किलिंग की, दहशतगर्दी की लहर होती है या कोई बड़ा इवेंट आ रहा होता है तो डबल सवारी पर पाबंदी बनाना मशगला बन गया है। जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो अपनी जान छुड़ाते हैं कि डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी जाए तो उसके बाद जो कराची में अमन कायम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो आज भी टारगेट किलिंग के 3 वाक़यात पेश आए हैं वो भी डबल सवारी पर जो मुल्ज़मान थे उन्होंने फायरिंग करके कत्ल किया है। एक डॉक्टर को मारा है, 2 लोगों को औरंगी टाउन में मारा है। मुख्तसरन बताइएगा कि आज भी आपने कहा कि किलिंग के वाक़यात हुए, सिंध हुकूमत की सफ़ों में इस मामले को लेकर ऑपरेशन भी जारी है, क्या बेचैनी पाई जाती है? एक दिया है जो एक प्रोएक्टिवनेस थी पुलिस रेंजर्स की, वो जैसे ही ख़त्म हुई है तो कराची में एक बार फिर वैसे ही टारगेट किलिंग के वाक़यात शुरू हो गए हैं, फिर से धमाके शुरू हो गए हैं। आज 16वीं बैंक डकैती हुई है। इसके अलावा जो स्ट्रीट क्राइम का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे जराइम है उनका कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ये हमेशा जो ऑफिशियल्स है वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कभी SHO को मुअत्तल कर दिया जाता है, कभी उनकी तनज़्ज़ुली कर दी जाती है। जो एक
चीज़ हमें गुज़िश्ता साल के जो लास्ट गुज़िश्ता साल के 3 महीने थे उसमें और जो इस साल के इब्तिदा में चीज़ें नज़र आई वो नहीं है, और कराची शहर की जो सिचुएशन है वो ऐसा लग रहा है कि फ्लेयर अप हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी। हम उनसे कुछ सवाल करते लेकिन शायद वो हमारी आवाज़ सही तौर पर नहीं सुन पा रहे थे, और तलहा ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया मसूद कि अमूमन इस तरह के वाकयात होते हैं तो वक्ती तौर पर कुछ मामले को ठंडा करने के लिए कुछ लोगों को मुअत्तल कर दिया जाता है। सबसे पहले आवाम के ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा कि मुश्किलात बढ़ती हैं, डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन आज जितने भी वाकयात हुए सब में मुलजमान डबल सवारी कर रहे थे। और सिस्टम की कमजोरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिस्टम की कमजोरी और सिस्टम को मजबूत बनाना हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। वसीम अख्तर साहब रुकन कौमी असम्बली MQM के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब, कराची में जो सूरत हाल जो रुख इख्तियार कर रही है, इस पर MQM का रद्द अमल क्या है? शुक्रिया मसूद। जिन हालात से आज शहर दो चार है वो सबके सामने है, पूरे मुल्क और साहिब इक़्तिदार के सामने है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो सूबाई हुकूमत के जिम्मेदार हों। आज कराची शहर में मुख्तलिफ फिकों के लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। आपके सामने है कुमेली साहब के साहबजादे और मुफ्ती नईम साहब के दामाद, उनको दो मुख्तलिफ फिकों के ऐसे लोगों को जो जोड़ना चाहते हैं, जो अमन पसंद हैं, उनके घर पे हमला है, उनके बच्चों पे हमला है। तो ये समझ आती है कि कोई स्विच जो होता है उसको ऑन किया गया है। आज कराची पिछले दिनों में सुकून का सांस ले रहा था, मगर एक हफ्ते से फिर वही फिरकावारियत और टारगेट किलिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। अफसोस से कहना पड़ता है कि सूबाई हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो पुलिस का इदारा हो, चाहे उसके इंटेलिजेंस के इदारे हों, बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। कहीं नजर नहीं आते। वो क्राइम कंट्रोल या दहशतगर्दी को कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात है। आप भी रोज देखते हो, मैं भी देखता हूँ, ट्रैफिक को देख लिया अगर तो सत्यानाश हुआ है पूरे शहर का, कोई परेशान हाल नहीं है। लेकिन वसीम साहब, क्राइम कंट्रोल रोज मारे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं वही सारी बातें हम भी कह रहे हैं, अवाम भी यही सवाल उठा रहे हैं, आप लोग हुकूमत का हिस्सा भी हैं, तो फिर ये बातें सिंध हुकूमत की नॉलेज में लेके आई है क्या आपकी जानिब से? देखें, अब ये कह के अगर आप भी आगे निकल जाएं और मैं भी आगे निकल जाऊं कि मैं हुकूमत का हिस्सा हूं, मेरे पास जो हुकूमत की वजारतें हैं उनसे ताल्लुक नहीं है इसका। ये पर्टेन करता है लॉ एंड ऑर्डर से, और लॉ एंड ऑर्डर है चीफ मिनिस्टर साहब के पास। अफसोस के ना होम मिनिस्टर है यहाँ, ना हमें वजीर आला का कोई स्टेटमेंट या उनकी कोई सीरियसनेस, उनकी फिक्र कोई नजर नहीं आती थ्रू मीडिया मीडिया कि कराची में जो किलिंग हो रही है, रोज बेगुनाह ताजिर मारे जा रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, खवातीन मारी जा रही हैं पर्स छीनने के चक्करों में, मोबाइल छीनने के चक्करों में, मगर अफसोस के कोई भी कान नहीं धर रहा इस पे। बिल्कुल नाकाम हो चुकी है पुलिस। अगर ऐसा है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को चाहिए कि आवाम से रिक्वेस्ट करें कि अपनी हिफाजत खुद करें, ताकि कम से कम आवाम जो है वो आप पे इन्हिसार तो ना करें। वो मोबाइल का या पुलिस के जिम्मेदारों का इंतजार कर रहे होते हैं सड़कों पे, घरों पे, मगर कोई नहीं पहुंचता, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरे ख्याल में जो लास्ट मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी टारगेट एक्शन के हवाले से, वो भी टोटली नाकाम हो चुकी है। बैंक लूटे जा रहे हैं, जंगल का कानून भी होता है यहाँ, तो वो कानून भी मुझे नजर नहीं आ रहा। जिन घरों से लाशें उठ रही हैं, आज भी मैंने एक साथी के MQM के जनाजे पे था, वहां जो लोग कर्ज कर रहे हैं, जो बद्दुआएं दे रहे हैं हुकूमत को, मतलब समझ में नहीं आता। अच्छा वसीम साहब, ठीक है, आपके पास वजारत दाखिला तो नहीं, MQM के पास वजारत दाखिला तो नहीं, मगर जो ऑपरेशन जारी है कराची में, इसकी MQM ने भरपूर हिमायत की थी, और हमने ये भी सुना था कि MQM को उस लूप में रखा जाएगा जहां फैसले किए जाएंगे ऑपरेशन से मुतालिक। तो आप लोगों से इस पर पूछा जाता है, बात की जाती है, आपका कोई इनपुट इसमें होता है, और ये ऑपरेशन अपने भरपूर नताइज सामने क्यों नहीं ला रहा? देखिए मसूद भाई, ऐसे नहीं होता है। इसमें आपको सीरियसनेस शो करनी पड़ेगी, ओनरशिप शो करनी पड़ेगी। हम अपनी सजेशंस बिल्कुल देते हैं, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, लाइक चीफ मिनिस्टर साहब, वो एक्सपीरियंस्ड सियासतदान हैं, उनको डायनेमिक्स का पता है, कराची हो या इंटीरियर सिंध हो। इनको मेजर्स ऐसे लेने चाहिए। हमारे जो सजेशंस हैं उस पर अगर ये अमल कर लें तो बेहतरी आ सकती है, मगर अफसोस के हर दूसरे दिन नया SHO होता है, हर हफ्ते नया DSP होता है, तो ऐसे कैसे चलेगा? पूरा इदारा जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व है, पूरा इदारा जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा जो इश्यूज हैं उनके ऊपर, तो ऐसे कैसे रिजल्ट्स आएंगे?
बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, रहनुमा MQM हमारे साथ और वो मौक़िफ़ दे रहे थे। उन्होंने सना एक बात की कि स्विच ऑन कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि रियासत से ज़्यादा मजबूत और कौन हो सकता है जो स्विच ऑन करता है, स्विच ऑफ करता है। मासूम शहरी मारे जाते हैं सड़कों पर और ये स्विच जब उसकी मर्जी होती है वो ऑफ कर देता है, वो ऑन कर देता है। तो रियासत की कमज़ोरी है। रियासत को अपनी रिट अगर कराची जैसे शहर में कायम नहीं हो सकती उसकी रेट, तो फिर बड़े ही अफसोस की बात है। बहरहाल सिर्फ यही मामला नहीं है, मामलात बहुत सारे हैं जहां पर इंतज़ामिया की गफलत, लापरवाही हमें नज़र आती है। ऐसे ही वाक़या आज से 2 साल पहले भी पेश आया था। जी हाँ, सालेह बल्दिया टाउन जहां पर फैक्ट्री में आग लगी थी। मेरा बेटा वापस भी आया तो मैं इस कंपनी के आगे आके खुदकुशी करूंगी। इनको पता होना चाहिए बच्चे कैसे बड़े होते हैं, यतीम बच्चे कैसे जवान होते हैं। मुझे पता है मैंने अपने बच्चे कैसे यतीम जवान किए। एक माँ की पुकार थी कि कोई जानता है बच्चे कैसे बड़े होते हैं। जिसने अपने बच्चे गंवाए हैं इस हादसे में वही जानता है। मुतासरीन आज भी इमदाद के लिए, इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये वाक़या पेश आया था 11 सितंबर 2012 को, जब अली इंटरप्राइजेज नामी एक फैक्ट्री में, एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लग गई थी। और आग कुछ इस तरह से लगी थी कि इस फैक्ट्री का जो दाखिली दरवाज़ा था वहाँ पर एक जनरेटर रखा था, उस जनरेटर में धमाका हुआ था। और अफसोस की बात यह है कि इस फैक्ट्री को जो बनाया गया था, इस फैक्ट्री में उन उसूलों को मद्देनज़र नहीं रखा गया था जो एक गारमेंट फैक्ट्री के लिए मुतय्यन करदा हैं। यानी यहाँ पर खुला स्पेस मौजूद नहीं था, एमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं था, यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होने चाहिए थे प्रॉपर तरीके से वो मौजूद नहीं थे। लिहाजा आग लगी। यहाँ पर जो लोग थे जब उन्होंने निकलना चाहा तो यहाँ की इंतज़ामिया ने दरवाज़ों को बंद कर दिया और दरवाज़ों से को बंद करके उन्होंने कहा कि जो सामान यहाँ पे पड़ा है उसको बचाने की कोशिश की जाए। नतीजा ये निकला कि आग भड़क गई, आग बहुत ज़्यादा शदीद हो गई और फिर इस आग ने कम से कम 250 से ज़ायद अफराद को अपनी लपेट में ले लिया। उनकी लाशें जल गईं और उनके घर वाले, सबसे बड़ा अफसोसनाक चीज़ जो है इसमें वो ये कि 2 साल का अरसा गुजर गया, इस वाक़े में इंसाफ नहीं मिल सका। FIR दर्ज हुई, सरकार मुद्दई बनी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी इसमें नामजद किया गया, अदालत में ये मुकदमा गया, अदालत ने कमीशन बनाया गया, खुद नोटिस लिया गया, फिर अदालत ने शो कॉज जारी किए कि भाई इसकी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाए इसको, मगर गफलत थी, सरकार की गफलत थी कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया। 11 फरवरी 2013 को जो मेरे पास मौजूद है, मरकजी मुल्जिमान और उनके साथ उनके कुछ मुलाजमीन थे जो कि रिहा हो गए थे जमानत के ऊपर और वो अभी तक रिहा है और कम से कम 1 साल हो चुका है जब इस मुकदमे की समाअत नहीं हुई है। लेकिन मैं इस पर सिर्फ अफसोस का इजहार नहीं करूंगी। सवाल यह है कि आया ये मुमकिन कैसे हो सका। कहीं ना कहीं तो कोई गठजोड़ था, कहीं ना कहीं कोई मिली भगत थी जिसकी वजह से ये पूरा वाकया पेश आया। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कहाँ पे किस तरह से जो मालिकान होते हैं वो आला ओहदों पर बैठे हुए जो हुकूमती एहलकार होते हैं वो उनके साथ मिलकर ऐसे क्या मामला तय करते हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटीज हो पाती हैं। जी, इसके सिलसिले में हम ये बताते चलें कि मुख्तलिफ किस्म के गठजोड़ इसमें कर लिए जाते हैं। हम पहले भी जियो न्यूज़ पर इस चीज़ को उठा चुके हैं, बात कर चुके हैं कि ये गठजोड़ क्या होते हैं। जी हाँ, सनतकार अपने यहाँ काम करने वाले अगर उनके पास 100 लोग होते हैं तो उसमें से ज़्यादा 15 या 20 लोग ऐसे होते हैं जिनको वो EOBI के साथ रजिस्टर्ड कराते हैं, यानी सोशल सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट उनका करते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि बाद रिटायरमेंट के उन मजदूरों को इस फंड में से कुछ पैसे मिल जाएंगे और इसके लिए कुछ पैसे जो रजिस्टर्ड कराती है कंपनी उसको जमा कराने पड़ते हैं, मगर ऐसा नहीं किया जा सकता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर 1000 लोगों को रजिस्टर्ड कराया गया मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें से 150 या 200 लोग होंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन होती है और पैसा बचा लिया जाता है। ऐसा ना, इसी तरह से मजीद गठजोड़ भी हैं जिसमें से अगर हम दूसरे की बात करें तो बिल्कुल इसी तरह सनतकार जो गठजोड़ होता है उसे सूबाई महकमे के साथ जो मजदूरों की सेहत वगैरह का हर सूबे में जिम्मेदार है, जैसा कि सिंध में सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है और दूसरे सूबों में इसी तरह के दूसरे सूबाई महकमे हैं, मगर यहाँ भी यही होता है कि मजदूर होते हैं, मिसाल के तौर पर
1500 SASI के पास रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ 225 जैसा कि अली इंटरप्राइजेस के केस में हुआ, यहाँ भी करोड़ों रुपए की बंदरबाट हो जाती है। तो बंदरबाट होती है, करप्शन होती है, और करप्शन की वजह से जो मुतय्यन करदा उसूल हैं उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी तरह के बहुत से और भी मामलात ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। हमारे यहाँ कोई एथिक्स मौजूद नहीं है, खासतौर पर काम के हवाले से किसी भी शोबे में हो नज़रअंदाज ज़रूर किया जाता है। हुकूमत चाहे कह लें, मुताल्लिका इदारे कह लें, वो इस किस्म के दूसरे इदारों के साथ गठजोड़ करते हैं, मिलीभगत करते हैं, और उसका जो नतीजा होता है, जो खमियाजा होता है, वो अवाम को भुगतना पड़ता है। 2 साल हो चुके हैं इस वाक़े को। इस वाक़े के फौरी बाद अगले दिन वज़ीर-ए-आज़म क़ायम अली शाह वहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने कुछ यकीन दहानियां भी कराई थी उन मुतासरीन के लिए जिनके प्यारे, जिनकी जानें चली गई थी इस वाक़े में। क्या कहा था क़ायम अली शाह साहब ने, आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं। जो मेन बात है वो है इन्वेस्टिगेशन। एक तो जुडिशल इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, फिर चीफ जस्टिस साहब ने भी नोटिस ले लिया है, और हमारी तरफ से जो है पुलिस की जो स्पेशल टीम है और एक्सपर्ट हैं उसमें, वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आज उनको पहला दिन है, 3 दिन के अंदर वो हमें रिपोर्ट दे देंगे, आपके सामने वो पेश हो जाएगी कि उसमें किसकी कितनी गफलत है, कौन जिम्मेदार ज़्यादा है, गवर्नमेंट की तरफ से कौन जिम्मेदार ज़्यादा है, और फिर फैक्ट्री की तरफ से कौन जिम्मेदार ज़्यादा है। इस वाक़े के वक्त मैं वहाँ खुद मौजूद था और मैं वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा था। इस वक्त अब्दुल रऊफ सिद्दीकी जो MKM के रहनुमा हैं, वज़ीर सनत थे और आज भी वही वज़ीर सनत हैं। उनसे मैंने पूछा था कि यहाँ पर जो ये हादसा पेश आया तो इसके ज़िम्मेदार कौन है, क्या किसी भी इदारे ने यहाँ पर अपना सही तरीके से काम किया है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, आप भी सुनिए। हादसे से पहले किसी एक इदारे का नाम बताएं जिसने यहाँ पर अपना काम सही से किया हो, ईमानदारी से किया हो। किसी ने नहीं किया, तभी तो ये वाक़या हुआ है। किसी ने नहीं किया, सबके सुपरवाइजर आप। नहीं, मैं नहीं, सबसे ऊपर वजीरे सनत और तिजारत। अगर कोई काम आपके वजारत के दायरा इख्तियार में आने वाली आपके टेरिटरी में कोई गलत काम हो रहा है, क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? सुन तो लें, मसला ये है कि यहाँ पर आग लगी है, यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिए गए, जिसकी इदारों ने चेक नहीं किया। हाँ, तो कौन से इदारे होते? सुन तो लें, सुने, हम लाइसेंस देते हैं कि आप इंडस्ट्री लगा लें। मिसाल के तौर पे सेफ्टी प्रिकॉशंस अगर किसी ने लेना है तो वो लेबर डिपार्टमेंट है, क्योंकि मजदूर काम करते हैं, उनकी जिंदगी। सर, किसका डिपार्टमेंट है? ये लेबर मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। हाँ, गवर्नमेंट का है ना, तो वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये अलग मिनिस्ट्री है जिसका ये काम है। प्लस सिविल डिफेंस होम के अंडर आता है, वो आके इसकी अप्रूवल देते हैं, चेक करते हैं, गाय बगाए विजिट करते हैं, ये उनका काम है। जहाँ तक मुजरिम की बात है कि ये जिम्मेदारी जिन डिपार्टमेंट पे आयद होती थी, वो मैंने आपको बताई, उनमें से कोई भी इस पे नहीं होगा जिन्होंने इसकी परमिशन दी है, जिन्होंने इसको, ये एक अलग चीज़ थी। गुफ्तगू आपने सुनी, ये इसका डिपार्टमेंट है, ये उसका डिपार्टमेंट है, लेकिन कोई ये बताए कि जो 259 अफराद की जानें चली गई हैं, क्या वो जानें वापस आ सकती हैं? मुतासरीन जो कि जिनके अहले खाना इस वाक़े में चले गए, उनसे दूर हो गए, वो 2 साल के बाद भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। किस तरह से वो दुहाई दे रहे हैं, आइए देखते हैं। अभी तक लाश नहीं मिली, ना लाश मिली ना बेटा मिला। रो रो के 2 साल से हम लोग पागल हो गए। कोई शेड नहीं देखा है, कोई चौकीदार नहीं देखा है। ये कैसी कंपनी थी कि हमारे बच्चों की, मजदूरों की जान लेके चले गए। मेरा कोई भी नहीं, अल्लाह तो सुबह मैं रो रहा था, खच्चर हो रही तो रो नहीं, कद कितने पैसे नहीं, कद कितने रात भी मैं खच्चर खराब नहीं। ये सारे लोग जिन्होंने उनके बच्चे, अपनी बेटियां, अपने बच्चे जो है शहीद हो गए, उनके लिए पूरा हुकूमत जो है कुछ करने को तैयार नहीं है। मालिकान अपना कारोबार कर रहे हैं, ब्रांड्स जो हैं वो अपना कारोबार पाकिस्तान में कर रहे हैं, लेकिन जिनके बच्चे शहीद हो गए, जो यहाँ से जिंदगी जिनकी गुजर गई, उनको रियासत और हुकूमत कुछ भी देने को लिए तैयार नहीं है। अब वो बाप नहीं रहा तो कम से कम जो वजीर आजम ने, जिन जिन लोगों ने जो वादे किए थे, कम से कम उनसे कहिए अपने वादे पूरे करें। अपनी पेमेंट लेने आया था, घर का किराया देना था और वापस कभी आया ही नहीं है लौट के, और हमें इंसाफ चाहिए। ऐसे बहन भाइयों को शहीद किया है, सब इंसाफ चाहते हैं, बस हमें इंसाफ दिला दें। इंसाफ के तलबगार हैं 259 खानदान जिनके प्यारे इस हादसे में चले गए। इसी पूरी सूरत हाल, इस वाक़े पर अब तक क्या हुकूमत कुछ कर पाई है, इन मुतासरीन के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मुशीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध असगर जुनेजो साहब मौजूद हैं। असगर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, 2 साल गुजर चुके हैं, कमीशन भी बनाया गया था, तहकीकात भी हुई थी, अब जो मुतासरीन हैं, क्या जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई? मुतासरीन चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए मुल्जिमान के खिलाफ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। देखें, असल में जो पहले रज़ा साहब ने एक बात की थी
کہ لیبر ڈپارٹمنٹ میں EOBI جو کہ پینشن دیتی ہے مزدوروں کو ریٹائرمنٹ کے بعد، اور سوشل سیکیورٹی جو کہ ہیلتھ فیسلٹیز دیتی ہے، تو یہ دونوں جو ادارے ہیں اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو کوآپریشن کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہے ہمیں مزدوروں کی جو کہ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنا صحیح تعداد بتائیں کہ اتنے تعداد ورکرز یہاں پر کام کرتے ہیں. جس طرح آپ نے بلدیہ ٹاؤن کا بتایا کہ آئی تھنک 1000 یا 1500 مزدور کام کرتے تھے اور تقریباً کوئی 200 یا 100 یا 150 کے قریب. رضا صاحب جی میں آپ ایسے ہی سے تھا، پوچھ رہا ہوں. ایسے ہی تھا. اور جو ہمارے لیبر یونینز والے ہیں جو کہ نعرے بازیاں کرتے ہیں، مزدوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جس فیکٹری میں آیا مزدور کام کر رہا ہے، جل رہا ہے، اپنے حق کے لیے اپنے پیٹ کے لیے لڑ رہا ہے، اس بیچارے کو رجسٹریشن ہوئی اس کی نہیں ہوئی، اس کو اس کا حق بنیادی حق ملا یا نہیں ملا، اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی کمیشن کی جو انکوائری جو ان کی جو سفارشات تھیں اس پر کام ہوا، 5 کروڑ اور 18 لاکھ روپے ہم نے ہائی کورٹ میں جمع کرا دیے ہیں. آج بھی اس کی جو ہے وہ کورٹ میں تھی اس کی سنوائی، لیکن وہ شاید پھر آگے چلی گئی، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے. دوسرا، ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ میں مجھے تقریباً 10 مہینے ہوئے ہیں اور میں نے یہاں تک کیا ہے کہ نلاٹ جو کہ ہمارا ابھی فیڈرل سے ڈیوالو ہوا ہے اس کو ابھی سلاٹ ہونا ہے. فی الحال وہ نلاٹ اس کا نام ہے کیونکہ نیشنل انسٹیٹیوٹ ہے. وہاں پر ہم زیادہ تر جو لیبر انسپیکٹرز کو ٹریننگز دیتے ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ایشوز ہیں وہ ان کو بتائے جائیں. حالانکہ لیبر ڈپارٹمنٹ جنید صاحب پہلے بھی موجود ہے. آپ نے کہا کہ صحیح تعداد نہیں بتائی جاتی اور جو لیبر یونینز ہیں وہ بھی تعاون نہیں کرتی، مگر ایک مزدور، ایک شہری کے حقوق کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کو اس کا حق نہیں ملا، مر گیا، آج اس کے گھر والے در بدر تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں انصاف کے لیے، اور مقدمہ آگے نہیں بڑھ رہا. جناب وہ تو پھر کورٹ کی ذمہ داری ہے کیونکہ کورٹ 3 مرتبہ شو کاز جاری کر چکی ہے کہ مقدمے کی کارروائی آگے کیوں نہیں بڑھ رہی. جناب 5 کروڑ 18 لاکھ روپے جو کہ ہم نے جمع کرا دیے ہیں کورٹ میں. سر 18 لاکھ روپے 5 کروڑ آپ نے جتنے بھی جمع کرا دیے، 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، جو ملزمان تھے وہ بری ہو چکے ہیں، ان کو ضمانت مل چکی ہے، انصاف نہیں مل رہا ہے. دیکھیں کورٹ کے اندر ایک مسئلہ چل رہا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ تک پہنچتی ہیں تھوڑا گھوم پھر کے. آپ ذرا بات کو سمجھیے. میں کسی کی فیور نہیں کروں گا، نہ بلدیہ فیکٹری والے کی. مجھے کام کرنا ہے، جو مظلوم ہیں ان کی خدمت کرنی ہے، اور جس کو حق اس کو ملنا چاہیے، میرا حق ہے. اچھا جناب مجھے 10 مہینے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. اب میں اپنی طرف سے کوئی جو ہے وہ پین پیپر لے کے کسی کو سزا تو نہیں دے سکتا. ضرور کورٹ ہے، کچہریاں ہیں، چلتا ہے. بالکل چلتا تو ہے، لیکن اب اہل خانہ یہ چاہیں گے اصغر صاحب کہ ان کی زندگی میں ہی فیصلے ہو جائیں. اب آپ سے کیونکہ آپ کو ابھی صرف 10 ماہ ہوئے اس لیے آپ کو زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن مختصراً ایک بات جاننا چاہوں گی. ہر بار اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ہر بار حکومت یہ کہتی ہے کہ اب اس کے بعد نہیں ہوں گے، اب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، کمیشن بنائیں گے، تحقیقات ہوں گی، عدالت میں معاملہ چلا جاتا ہے، پھر وہ سالوں چلتا رہتا ہے. لیکن جو اہل خانہ ہیں وہ بیچارے سال 2 سال 5 سال 10 سال تک انتظار کرتے ہیں. ملزمان کو ضمانت پر رہائی مل جاتی ہے، وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ کوئی پراپر سسٹم نہیں بنایا جاتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا پلاننگ موجود ہے اس قسم کے واقعات نہ ہو اس کے لیے؟ دیکھیں بی بی، جو ملزمان کو رہائی مل جاتی ہے وہ کورٹ دیتی ہے. ہمارے لیبر کورٹ یا ہم لیبر ڈپارٹمنٹ یا ہماری سندھ گورنمنٹ نہیں دیتی. یہ تو کورٹ کا معاملہ ہے. اور جو لواحقین کی بات ہے، اب جس طرح ہم لوگ پروونشل گورنمنٹ میں ہیں، ہمارے 2 ادارے، ورکرز ویلفیئر بورڈ اور EOBI، اور دوسرا بھی ایک ادارہ ہے آئی تھنک لیبر کمپنسیشن کا، وہ تینوں 18 امینڈمنٹ کے بعد ابھی تک ڈیوالو نہیں ہوئے. ہماری ذمہ داری ہے ڈیتھ گرانٹس دینا مزدوروں کو، اور جو بیچاری جن بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں میرج گرانٹ، جہیز گرانٹ دینا، وہ ہمارا کام ہے. بینیفٹ جو کہ اسکول میں جو لیبرز کے بچے پڑھتے ہیں ان کو ڈریسز، بکس وہ دینا، وہ ہمارا کام ہے. تو وہی ہمیں وہاں سے ہچز آتی ہیں، ہرڈلز ڈالتے ہیں، اس میں فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے.
बहुत शुक्रिया असगर जुनेजो साहब, मुशीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सिंध हमारे साथ। बहुत शुक्रिया कि वो आ गए, वरना तो ऐसे मामलात पर हुकूमत की तरफ से कोई बात करने के लिए भी नहीं आता। सना, जो जिस राब्ते भी शायद किए गए हैं, जी हमने रब्ता किया, बहुत मरकजी लोगों से रब्ता किया, मगर उन्होंने इस पर बात करने के लिए रजामंदी जाहिर नहीं की रब्ता होने के बावजूद, और साफ साफ उन्होंने कह दिया कि हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मैं इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसपे हुकूमत के हायर लेवल के ऊपर लोग जवाब जानना चाहते हैं और वो जवाब हमें नहीं मिल पाता। आप पूछ रही हो तो मैं बता देता हूँ कि तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट के शर्जील इनाम मेमन साहब से रब्ता हुआ था और उन्होंने साफ साफ माजरत कर ली कि वो इस मामले में कुछ नहीं जानते। बहरहाल मेहनत और अफरादी क़ुव्वत के मुशीर ये आ गए और उन्होंने बात की। जिन डिपार्टमेंट्स की इन्होंने बात की ना सना, कुछ अरसे पहले उसके एक अस्पताल पर मैंने एक प्रोग्राम किया था और आप यकीन करें कि जहाँ मजदूर अपना इलाज कराते हैं वहाँ की एमरजेंसी, वहाँ के ऑपरेशन थिएटर्स, उनकी इतनी बुरी हालत थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिस्तरों में खटमल पड़े थे और जो ICCU इंतहाई निगहदाश्त का शोबा होता है वहाँ पर बिल्लियाँ घूम रही थी। बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल थी, मगर इसके बावजूद भी कुछ नहीं बदला। ये डिपार्टमेंट उसी तरह से काम कर रहा है, किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है इसलिए कि सिस्टम मौजूद नहीं है। सिस्टम किसे बनाना है? सिस्टम बनाना है हमारे सियासी नुमाइंदों को, मगर सियासी नुमाइंदे कहाँ मसरूफ़ हैं? जी हाँ, सियासी नुमाइंदे इस वक्त सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और इस वक्त सियासी लबो लहजा जो है उनका वो देखने वाला है। तहजीब से आ रही बयानात का सिलसिला थम नहीं रहा। जमहूरी नुमाइंदे मुसलसल ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिन्हें सुनते हुए सना शर्म महसूस होती है। शायद मेरे लिए इस हवाले से बताना मुश्किल होगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि इमरान खान खास तौर पर जलसों में जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते आ रहे हैं और तनकीद का निशाना भी बनते आ रहे हैं अब, लेकिन चंद जलसों में उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है दूसरे सियासी कायदीन के लिए, जरा आपको पहले वो दिखा देते हैं, उसके बाद मजीद बात करते हैं। क्या तो नवाज शरीफ तुम बुज़दिल हो, तुम बुज़दिल तरीन आदमी हो। पार्लियामेंट जिसके अंदर मुजरिम बैठे हुए हैं, फिर मेरा कह रहा है कि इनको यहाँ से निकालो, खींचो उसको गिरफ्तार से पकड़ के प्राण हाउस और इस नंबर आदमी का इंतजाम करो और सबने बजाओ गांधी का क्या हुआ इनको बात खींचो। डीजल के परमिट पे अपना दीन और ज़मीर बेचने वाला हमें फतवे दे रहा है कि कौन काफिर और कौन मुसलमान है। हमारा फर्ज है इस फिरौन का हम मुकाबला करें। इसकी असल शक्ल नजर आ गई हम सबको। पुलिस को अलहदा रहना दो, मेरे लोगों को अलहदा रहना दो, तुम और मैंने आके मुकाबला कर लेते हैं। जिंदगी में एक दफा वाकई शेर बन जाओ, सर्कस के शेर ना बनो। ये ना समझना कि 60 साल का तो पूरा हो गया। नवाज शरीफ तुम तुम्हारी उम्र है, तुम तो बेचारे मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे बेटों का भी मुकाबला कर सकते दिखा सकता हूँ। जी हो सकता है मैं जज्बात से निकल जाऊं, एक तक तुम्हें जो तेज बोलर का पंच है वो भी लगा दूं। एक पार्लियामेंट जिसमें 40 लोग बैठे हुए हैं, हम उधर जा रहे हैं और वो मुझे पता है कांप रहे हैं। मुझे पता है कि उनकी शलवारें गीली हो गई हैं। अच्छा अचक सही का जरा ड्रामा सुनो। बड़ी चादर पहनी हुई है ऐसा करके जनाब, तो बड़ा कोई देसी आदमी लग रहा है। मैं भी थोड़ी देर के लिए पागल बन गया अचक सही से। मैं भी कहा बड़ा कोई मलांग आदमी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान एक बड़े पाए के सियासी लीडर समझे जाते हैं। एक बड़ी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में उनकी मौजूद है, खासतौर पर जो हमारे नौजवान हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद को बड़ा आइडियलाइज भी करते हैं, लेकिन एक ऐसी जबान इस्तेमाल किया जाना जिसे महज़ब नहीं समझा जाता। कुछ ऐसी उनकी गुफ्तगू, कुछ ऐसे जुमले थे जो शायद मैं खातून होने के नाते रिपीट भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये किस तरफ लेके जा रही है हमारे सियासी माहौल को, लेकिन इसमें हमने हुकूमती मौक़िफ़ जो देखा है, हुकूमत भी हमें तुर्की ब तुर्की जवाब देती हुई नजर आई है। ख्वाजा साद रफीक साहब जिन्होंने कुछ वक्त पहले कौमी असेंबली में खिताब किया, उन्होंने भी कुछ इसी अंदाज में इमरान खान साहब को जवाब दिया। KPK के अबायदीन का एक वफद खान साहब को मिलने के लिए बनी गाला चला गया। उस वफद में एक साहब थे, उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया। उन्होंने कहा कोई मीठी चीज मंगवा दे। खान साहब ने उनको वो गुड़ जो था वो मंगवा दिया। वो गुड़ उन्होंने खा लिया एक ढेला, तो उनका BP लेवल ठीक हो गया। इतनी देर में कमरे में शेरू आ गया। शेरू ने इधर उधर देखा और छलांग लगा के तो वो सोफे पे बैठ गया। अब वो KPK के बाइज्जत लोग, उन्होंने कभी किसी कुत्ते को बराबर बैठते देखा ही नहीं था। हैरान और परेशान
کہ इस घर में कुत्ता आदमियों और इंसानों के बराबर कुर्सी पे बिठाया जाता है। बहरहाल बर्दाश्त करते रहे। कुछ देर बाद शेरू जो था उसकी नजर पड़ गई उस गुड़ की प्लेट पर, वो लपका और एक ढेला मुंह में डाला और खान साहब के पास चला गया और खान साहब ने उनका माथा चूमा, मुंह चूमा, प्यार किया। उनको रोज ये काम करते हैं, उनके लिए ये इशू नहीं है। और उसके बाद ये हुआ कि वो साहब बाहर निकले और उन्होंने हाथ जोड़ दिए, कि कानों को हाथ लगाया कि शुक्र है मुझे पता लग गया ये शख्स ये इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तानियों की क़यादत करे। तो कुत्ते पालने वाला ये जो कल्चर है और कुत्तों के मुंह चूमने वाला कल्चर, ये कल्चर है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस कल्चर का हामी जो है और अलंबरदार, वो बात डींगे मारता है। मैं हैरान हूं किस लबो लहजे में बात करते हैं। मुझे लगता है और मुझे शक है कि पढ़े ऑक्सफोर्ड से हैं, मगर मौला जट फिल्म जो थी वो इन्होंने देखी हुई है और उसके असरात खान साहब पर अभी तक बड़े गहरे हैं और गहरे होते चले जा रहे हैं। इस तरह की गुफ्तगू के इस्तेमाल करने में शायद कोई भी पीछे नहीं है। महमूद खान अचकज़ई और JUIF के सेनेटर गुलाम अली ने भी कुछ गुफ्तगू की थी, वो भी सुनिए। ये बदबख्त भी इत्तेफाक फाउंड्री की खाना खा चुका है जनाब स्पीकर। ये मुल्ला, इसके सर में भी इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया है जनाब स्पीकर। इसमें भी इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया। जनाब स्पीकर, अवाम की ताकत हर सरिया को तोड़ देगी। मेरे बच्चे, मैं तो नहीं कहता उनको बच्चा, वो तो इमरान खान का बड़ा भाई है। जनाब स्पीकर के बच्चे तकबर न को। सीता वाइट से एक बच्ची पैदा हुई। इस तरह इल्जाम नहीं, हकीकत कि अमेरिका की अदालत में वो मान चुके हैं एक बदकिरदार, एक और एक की औलाद पैदा करने वाला उस आरओ ने इसके कागजात किस तरह एक्सेप्ट किए कि उसने खुद माना कि मैंने औलाद पैदा किया है। गुलाम अली साहब की गुफ्तगू के ऊपर जो बीफ चल रही थी, आप समझ तो गए होंगे कि वो ऐसी लैंग्वेज थी कि हम दिखा भी नहीं सकते थे। मामला सिर्फ यहीं पर रुकते हुए हमें नजर नहीं आते हैं पाकिस्तानी सियासत के, और जो आदाब और तहजीबें भूलते जा रहे हैं हमारे पाकिस्तानी सियासतदान। बल्कि कुछ रोज पहले हमने चौधरी एतजाज एहसन और चौधरी निसार साहब के दरमियान भी जो तलखी देखी थी, उसके असरात हमें कौमी असम्बली की फ्लोर पर भी नजर आए। वो अभी भी घूर रहे हैं मेरे पे, ये समझते हैं ये डर जाने वाला नस्ल है। उधर से आंखें निकाल के मुझे देखते रहे और अब डांट रहे हैं अपनी सारी पार्टी को कि ये बात, टेक मी टू कोर्ट, आई विल टेक यू टू द क्लीनर। अभी भी गालियां दे रहे हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं। आप ये सीखा है इन्होंने। चुप करें, मैं बात चुप कर जाए आप। मैं बात फेमिना बीवी काइंडली तशरीफ रखें। मैं बात करूं। फेमिना बीवी, ये वजीर आजम को भी आंखें दिखा रहे हैं। अब मैं इसका क्या कर सकता हूं? दिखा रहे हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब। अल्लाह ताला ने एक अजीब मखलूक इस धरती पे पैदा कर दी, जिसको न दोस्त है, न भाई है, न बहनें हैं, न उसका कोई खैर ख्वाह है। ऐसी मखलूक हमने कभी नहीं देखी कि अपने मोहसनों के साथ भी आस्तीन का सांप बन के उनको डसना शुरू करे। खुर्शीद शाह और एतजाज एहसन की गुफ्तगू भी आपने सुन ली। हुकूमत की तरफ से भी आपने देख लिया किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है, कंटेनर से किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है। इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने वक्त दिया। हमारे सियासी रहनुमा जो लबो लहजा इख्तियार करते हैं और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, आपको वजह क्या मालूम नज़र आती है? क्या 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 हो सकता है इसके पीछे? देखें, एक तो बुनियादी वजह फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। जब आप अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं होते तो फिर आपको गुस्सा आता है, या कोई कमज़ोरी का एहसास हो रहा हो तो फिर गुस्सा आता है और फिर आप अपने आप पर काबू नहीं रख सकते। आम जिंदगी में भी आप देखें कि जब लोग तलखी पर उतर आते हैं या अल्ज़ाम दुश्मन की पनाह ले लेते हैं तो वो असल में अपने आप को बेदलील महसूस कर रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में एक रद्द अमल पैदा होता है। वगरना मामूल की ज़िंदगी में भी और इज्तमाई ज़िंदगी में भी अगर आप अपनी बात अपने पूरे इस्तदलाल के साथ कर रहे हैं और आप अपने हदफ पर काबू पाए हुए हैं, यानी उसको हासिल कर रहे हैं, तो फिर आपको इस तरह गुस्सा नहीं आता और आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारे यहाँ जो सियासी कायदीन ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत तल्ख, बल्कि बाज़ औक़ात तो उसे दुश्मन भी कहा जा सकता है अल्ज़ाम से बढ़कर, उसकी वजह भी यही नज़र आती है कि
एक तरफ गुस्सा ये है कि इस्तीफ़ा क्यों नहीं आ रहा है वज़ीर आज़म का, और दूसरी तरफ गुस्सा ये है कि इस्तीफ़ा मांगा क्यों जा रहा है। तो आप देखेंगे कि धरना देने वाले जो हैं वो भी काबू नहीं पा रहे अपने आप पर, और पार्लियामेंट के अंदर भी बाज़ तकरीरें ऐसी हुई हैं कि जिनको पसंदीदा निगाह से नहीं देखा जा सकता। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल तजावुज़ हो रहा है, और फरीक़ैन जो हैं अपनी आप को कमज़ोर समझ रहे हैं या कमज़ोरी का एहसास हो रहा है अंदर से, इसलिए वो दलील को छोड़कर बात ऐसी करते हैं कि जैसे ताकत का मुजाहरा कर सकें अल्फाज के ज़रिए से, लेकिन दरअसल ये कमज़ोरी का मुजाहरा होता है। अच्छा शामी साहब, ये बताएगा कि जिस तरह की ज़बान हम आजकल कौमी असेंबली में भी और जलसों में होती हुई इस्तेमाल होती हुई देख रहे हैं, क्या माजी में कभी इसकी कोई मिसाल मिलती है? देखिए, माजी में अगर आप जाएं तो कभी हो सकता है किसी लीडर ने किसी दूसरे पर कोई फप्ती कस दी हो, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शो बॉय कहा गया, और या इस तरह की कोई और बात जो है किसी ने किसी मुस्लिम लीग लीडर के बारे में कह दी हो, और लेकिन इस तरह की ज़ुबान तसलसल के साथ और आला तरीन सतह पर बोली जाए, इसका तजर्बा मेरा ख्याल है कम अज़ कम जनूबी एशिया की सियासत में नहीं किया गया। ऐसा होता है कि इंतखाबी मुहिम जारी है, उसमें बाज़ औक़ात जज्बात जो हैं वो काबू में नहीं रहते, और भुट्टो साहब ख़ुद जो थे वो बहुत फ़िक्रेबाज़ी के माहिर समझे जाते थे, और उनके फ़िक्रे जो थे बहुत से लोग उन पर एहतजाज भी करते थे, लेकिन उनमें भी एक तंज़ होता था और एक ऐसी बरजस्तगी होती थी कि जिसको जद में लिया जाता था वो भी उसकी दाद देता था, कुछ मुस्करा ज़रूर पड़ता था, चाहे जुमला कितना ही काटदार क्यों ना हो। मगर जो बदतमीज़ी के दायरे में और नाशाइस्तगी के दायरे में और मुसलसल गुफ्तगू करना और इंतखाबी मुहिम जब ना चल रही हो उस वक्त करना, मेरा ख्याल उसकी तो कोई मिसाल नहीं है। अब देखिए, पार्लियामेंट में एक दो तकरीरें तो ऐसी हुई हैं कि मुझे खुद बड़ी शर्म महसूस हुई है कि इतने ज़ाती हमले, इतने रकीक हमले नहीं करने चाहिए थे, और जहां कंटेनर्स पर जो तकरीरें होती हैं उनका लहजा तो आप सब उससे वाकिफ़ हैं। तो कोई एक फरीक जो है वो तो मुकम्मल तौर पर अपने आप को काबू में रख ले, ताकि जो हमला आवर है उसको खुद ही कुछ न कुछ नदामत महसूस हो। अगर आप तुर्की बेतुर्की होंगे और किसी एक गाली का जवाब जो है उससे बड़ी गाली में देंगे, तो फिर दोनों के जो मुंह हैं उनकी सफ़ेदी को बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ सोसाइटी में मीडिया के ज़ाब्ता अखलाक पर बहुत ज़ोर दिया जाता है, जिसकी एक अपनी अहमियत है, लेकिन सियासतदानों के लिए भी कोई ज़ाब्ता अखलाक ज़रूर होना चाहिए। इसमें कोई इलेक्शन कमीशन कोई काम करे, या पार्लियामेंट इस तरह का ज़ाब्ता बनाए, या सुप्रीम कोर्ट कोई सुओ मोटो नोटिस ले, ताकि ये तो मालूम हो हमारी आने वाली नस्ल को, हमारे नौजवानों को, कि उनके बड़े जो हैं उनकी गुफ्तार कैसी होनी चाहिए। तो कोई ज़ाब्ता अखलाक जो है उसकी ज़रूरत महसूस होती है मुझे। अदारा कोई भी हो बढ़कर ये काम करेगा तो मेरा ख्याल लोग उसकी दाद ही देंगे। बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद। जिस ज़बान का इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी मिसाल बर-ए-सग़ीर में पहले नहीं मिलती। इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है उस वक्त जब मुल्क को संगीन चैलेंजेस का सामना है, और ये बात ऑब्ज़र्व की जा रही है, देखी जा रही है कि अवामी मामलात से तवज्जो सियासतदानों की हटी हुई है, डिलीवरेंस का फुकदान नज़र आता है, संगीन मसाइल का सामना है, मगर सना सियासतदान है कि वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सियासतदानों को तो बेहतरी लाने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ और भी ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर सियासतदानों और ख़ासतौर पर हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो बैनुल-अक़वामी मीडिया या फिर बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर तो मंजर आम पर आ रहे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट इशू जो आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब का अखबार डॉन में एक मजमून शाया हुआ था, उसमें कुछ अहम पॉइंट्स रेज किए गए थे, खासतौर में पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के हवाले से, और उसमें एक तरह से ये बात की गई थी कि पाकिस्तान इंतहा पसंद तंजीमों का एक नया अड्डा बन सकता है, और इस हवाले से सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो सकती है आगे चलकर। सदर ओबामा भी खासतौर पर जो कल उन्होंने खिताब किया था उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ISIS का जिक्र किया था, इस्लामिक स्टेट का जिक्र किया था, और ये कहा था कि जहां पर भी इनके दहशतगर्द अस्करियत पसंद मौजूद होंगे वहां पर उनका खात्मा करेंगे। और उस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये जो जाहिद हुसैन साहब का ये मजमून है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ नुकात मैं शेयर करना चाहूंगी। इसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इंतहाई अफरा तफरी का शिकार हमें नजर आती है, और आलमी बरादरी, आलमी जहादी ग्रोह इस मौके पर अपनी असर रसूख में
तोसी का इरादा रखते हैं और ये अनासिर रियासत की बटी हुई ताकत का फायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट मूवमेंट दोनों इंतहा पसंद जंगजुओं की हिमायत के लिए इकट्ठे हो चुके हैं और खत्ते में संगीन सिक्योरिटी खदशात में अब इजाफा हो गया है। इस्लामिक स्टेट के नेटवर्क में तोसी के पेश नजर अलकायदा के सरबराह अयमन अल-ज़वाहिरी ने क़यादतुल जिहाद नामी एक नया विंग तश्कील दिया है जो कि जनूबी एशिया में अलकायदा की मौजूदगी को मजीद मजबूत कर देगा। और ये भी उन्होंने अपने मजमून में लिखा है कि इराक और शाम में कामयाबियों के बाद इस्लामिक स्टेट ने भी ऐलान किया है कि वो जनूबी एशिया में कदम जमाएंगे। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी हिस्सों में ऐसे पंफलेट्स और स्टिकर्स हमें तवातुर के साथ नजर आ रहे हैं जिनमें इस्लामिक स्टेट के पैगामात की तरवीज भी की जा रही है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो बागी ग्रुप है जमातुल अहरार, उसने भी इस्लामिक स्टेट की हिमायत का ऐलान कर दिया है और इसमें कतई कोई हैरत की बात नहीं होगी अगर इंतहा पसंद और फिरका वाराना ग्रोह भी इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि बजाय शाम और इराक में मौजूद इस्लामिक स्टेट की सफ़ों में पाकिस्तानी जंगजू अभी भी मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस्लामिक स्टेट की जानिब से मग़वियों की रिहाई के बदले में आफिया सिद्दीकी को छोड़ने का मुतालबा भी पाकिस्तानी इंतहा पसंद अनासिर और इस्लामिक स्टेट के दरमियान करीबी नजरियाती राब्तों को जाहिर करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि उनके मजमून में था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और कश्मीर में भी इत्तलात के मुताबिक इस्लामिक स्टेट अपना असर रसूख इजाफा उसमें करने की ख्वाह हमें नजर आती है। और एक और चीज़ जो इस मजमून में दी गई थी वो ये थी कि इनका जो रियासत का जो मैप इन्होंने तश्कील दिया है उसके अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर इनकी रियासत का हिस्सा में नजर आ रहा है। यहाँ बड़े खौफनाक किस्म की बातें इसमें बताई गई हैं और इस पर हम मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा सिद्दीका, सीनियर तजज़ियाकार, लाहौर से हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कितने खतरे की बात है कि अलकायदा और IS दोनों ने अपनी तवज्जो का मरकज़ जनूबी एशिया और खुसूसन पाकिस्तान के कबायली इलाकों को बना लिया है? ख्याल में जी जो खित्ता है इसमें दोनों आ रहे हैं, दैश भी आ रही है, IS और अलकायदा जो है वो आ रही है। बिल्कुल ख़तरे की बात है जी, क्योंकि इसमें बहुत सारे खदशात हैं और मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँ कि ये सिर्फ कबायली इलाकों में नहीं आ रहे बल्कि आपके पूरे मुल्क में आ रहे हैं। ये जो सीरिया में बहुत सारी जो ख़बरें आई हैं कि जो लड़के लड़ने गए हैं और सीरिया में जाके लड़े हैं वो पंजाब से भी हैं, सिंध से भी हैं। अभी जैसे कि हमला हुआ है कराची में, तो उसमें जो अफसर एक था रिटायर्ड नेवी का अफसर, एक बड़े पुलिस अफसर का बेटा, वो भी सिंध से था। सो ये कोई कबायली इलाकों पे नहीं, कबायली इलाके इसलिए ज़्यादा दिलचस्पी के हामिल इस वक्त हैं क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो बिल्कुल ऐसी रियासत है जो कि अनगवर्नेबल है तकरीबन, और ये जो इलाके हैं अनगवर्नेबल हैं तो ये छुपने छुपाने में आसानी होती है। लेकिन हमारे शहरों में भी उतनी ही आसानी से इनके नेटवर्क्स हैं, छुपते भी हैं, और बहुत सारे जो तंजीमें हैं और बहुत सारी उनके साथ इनके राब्ते वगैरह भी हैं। सो ये जो फैलना है, देखिए दो तरह के इसमें ख़तरे हैं। एक तो ये है कि इनका जो इरादा है वो ये है कि खिलाफत, इस्लामी खिलाफत कायम की जाए और उसके लिए उन्होंने इस खत्ते को चुना है। एक बहुत सीरिया यानी कि मिडल ईस्ट और जनूबी एशिया जो है इसको आपस में इकट्ठा जोड़ेंगे। ये एक खिलाफत जो है एक पुरानी एम्पायर जो है उसको बनाने का सिलसिला, तो उसमें ज़ाहिर है आपका फेथ, आपका मज़हब, आपका ईमान क्या कहता है उसकी बेस पे जो हैयत है रियासत की वो बदलेंगे। तो ये एक बिल्कुल एक ख़तरे की बात है। लेकिन दूसरी जो बड़ी ख़तरे की बात है कि इनकी मौजूदगी की वजह से जो एक टेंशन या इस खत्ते में जंग छिड़ सकती है या छिड़ने का ख़तरा है, वो मेरे ख़्याल में एक काबिले गौर बात है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जो हैं वो एक न्यूक्लियर ताकतें हैं, लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग, एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देखें एक तो हमारी टेंशन जो है वो चल रही है और उसमें अगर ये भी पता ना चले, मुंबई के बाद ज़ाहिर है हिंदुस्तान के दिल में ये होगा कि जब भी अगर कोई उनके यहाँ कोई कार्रवाई हुई तो उसमें यहाँ से वो समझेंगे मुलव्वस हैं, उसमें ये मिसकैलकुलेशन भी करेंगे और उस मिसकैलकुलेशन मतलब कि करेगा कोई भरेगा कोई। तो इसमें ख़तरा जो है जंग का, जंग के बाद एक न्यूक्लियर जंग का ख़तरा जो है जिसका मतलब बिल्कुल ही बर्बादी है, उसका ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। अच्छा आयशा साहब, इस मजमून में खासी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मेंशन की गई हैं, तो अब रियासत की क्या जिम्मेदारी बनती है कि इस खतरे से निपटने के लिए फौरी तौर पर क्या इक़दाम करे? वो देखें जी, बात यह है कि सवाल ये है कि रियासत जो है वो क्या उठा भी सकती है कदम या नहीं उठा सकती। आप लोगों के एकदम पकड़ धकड़ तो
यहाँ करने से रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ख्याल में एक डिबेट होनी चाहिए, एक अवामी सतह पे इस बात की क्लैरिटी, इस बात को बिल्कुल शफाफ तरीके से मेरे ख्याल में पार्लियामान को चाहिए इसमें कदम उठाए कि बात लोगों से हो और बात लोगों तक पहुंचाई जाए कि वो किस किस्म की रियासत चाहते हैं। यहाँ बिल्कुल इस मुल्क में देखें, पाकिस्तान में लोग मुसलमान रहते हैं, 90% से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ माइनॉरिटीज़ भी रहती हैं और मुसलमानों के भी अंदर बेशुमार फ़िरके हैं। सो अगर हमें किस किस्म का निज़ाम चाहिए, इस पर मेरे ख़्याल में बात करना, उस पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। लोगों को उस ख़तरे का जो है वो मेरे ख़्याल में लोग, हम भी ये मान के चलते हैं कि लोग जो हैं वो कत्ल व गारत करने में दिलचस्पी नहीं रखते, हर कोई अमन अमान चाहता है। तो मेरे ख़्याल में इस गुफ्तगू की, इस नैरेटिव की बहुत ज़रूरत है जी, एक नए बयान की, एक नए नैरेटिव की ज़रूरत है जिसमें ये बताया जा सके कि हम किस बर्बादी की तरफ जा सकते हैं और उसको रोकने के लिए क्या इक़दामात जो हैं हमें करने चाहिए, हमें मिल बैठ के क्या करना चाहिए। आपस में हमारा जो भी फ़िरका हो, हमारा जो भी ईमान हो, लेकिन हम आपस में बैठ के किस तरह एक समझौते से, एक दोस्ती के अमल से कर सकें, ताकि हमें पता चले कि हमने कहाँ जाना है। जी, जिस इस्लामिक स्टेट की बात की जा रही है उसमें मशरिक़ वस्ता का इलाका भी आता है। अमरीकी सदर ये कह रहे हैं कि वो दाइश के खिलाफ शाम और इराक में कार्रवाई करेंगे, फ़िज़ाई कार्रवाई। क्या इतना ख़तरा बढ़ चुका है? देखिए, बात यह है कि ओबामा साहब को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोग जो देश के हैं वो ट्रेन भी किए, बल्कि जो ख़बरें हैं जो वो तो यही है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ख़ुद बहुत सारे लोगों को तुर्की वगैरह इन जगहों पे ट्रेन किया। तो इनकी कैपेसिटी जो है, देश के पास बहरहाल अलकायदा से ज़्यादा इस वक्त पैसे भी हैं, हथियार भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं और मामला हाथ से निकल भी रहा है। लेकिन और ये जानते हैं कि अपने इन बिछाए हुए जो रस्से के कील हैं, ये कैसे पाँव में इनके चुभेंगे और पाँव ज़ख्मी करेंगे। और ये ज़ाहिर है इसलिए ये कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन कार्रवाई से क्या ये ख़त्म कर पाएंगे इस मसले, ये एक सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा, सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थी। और सना, जिस ख़तरे की हम बात कर रहे हैं वो ख़तरा यकीनी तौर पर पाकिस्तान उस पर कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज ऑपरेशन ज़रब असब करेंगे, अपने कबायली इलाकों को खाली करेंगे। मगर समझता ये हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि सियासी रहनुमा सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएँ और आवाम को उनके हुकूक़ दें, ताकि मसाइल का हल निकल सके और इस तरह के ख़तरों से बचा जा सके। कल के प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।